गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम पे आप देख रहे हो उस हिसाब से आप नमस्ते कर लीजिए। आज हम इस लेक्चर में प्रश्न बैंक 2020-21 जो बोर्ड ने डाला हुआ है लेटेस्ट, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पूरा हल लेकर हम आए हैं। कुछ लेक्चर्स में ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। 12th क्लास फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 1 पूरा का पूरा प्रश्न बैंक में रहेगा, प्रश्न बैंक पे चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं स्थिर विद्युत की फर्स्ट यूनिट की। चलिए बिना टाइम खराब किए फटाफट शुरू करते हैं। जो बच्चे साल भर नहीं पढ़ पाए हैं तो इस प्रश्न बैंक को पढ़ लें। कहा जा रहा है कि पेपर इसी में से बनना है, ठीक। और जिनने पढ़ लिया है वो रिवीजन कर लें। कुल मिला के जिनने नहीं पढ़ा है उनको भी पूरा पढ़ना है, जिनने पढ़ा है उनको तो पढ़ना ही है। पेन कॉपी ले लीजिए, पेन कॉपी के साथ पढ़िए, उसकी बात अलग होती है। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला क्वेश्चन इसके अंदर है बहुविकल्पीय में, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाली संपूर्ण फ्लक्स का मान है। इंग्लिश में भी बोलता जाऊं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, क्या लिखा है, वायु में स्थित एकांक धनावेश के, हाँ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। तो गॉस प्रमेय से हमें मालूम है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इतना होता है। इस प्रश्न में यहाँ पर हमें दिया गया है Q बराबर 1 एकांक धनावेश, 1 भर दीजिए तो फाई बराबर आएगा 1/ε0 या ε0 का इन्वर्स। 4 ऑप्शन ढूंढिए आप। पहले के अंदर जो दूसरा ऑप्शन है इट इज़ करेक्ट, इसमें लिखा हुआ है 1/ε0। समझ में आ गया बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, ε0 का मात्रक है, इसका मात्रक है, तो ये हमें याद है। ये कितना होता है ε0 की वैल्यू, याद है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो कहीं पे लिखा है, ऑप्शन 3 में लिखा है, इसके सेकंड के थर्ड में लिखा है ऐसा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही वाला है, ठीक है, ये वाला मात्रक है और ये मान है, एक्स्ट्रा बता दिया। जल्दी जल्दी पढ़ते चलिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, मेरे सभी बच्चों को मालूम है। एक कूलाम आवेश नहीं। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का मात्रक है दूर, इसका ऑप्शन सेकंड सही है, न्यूटन पर कूलाम इज करेक्ट, ठीक। कैसे आए ये, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम ये आ गया। चौथा ऑप्शन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन थर्ड सही है, 6.25 इंटू 10⁻18। इसको कई बार मैंने कैलकुलेट कराया है, फिर से बता दूं। देखो Q बराबर एन ई, तो एन बराबर क्या आएगा Q/E। Q का मान 1 कूलाम दिया इनने, E का मान हमें मालूम है कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, -19 ऊपर गया तो +19 अपॉन 1.6। इसको लिख दिया हमने 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। इसको काट दीजिए तो ये आएगा 6.25 और 10⁻18 ये है। हो गया बच्चों, जल्दी जल्दी समझते चलिए, है ना, स्पीड में। पाँचवा है Q आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी आवेश के कारण ऐसी, इसका मतलब है 1/4πε0। तो ये पूछ रहे हैं r के साथ क्या वेरिएशन है। इसका सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें है E समानुपाती 1/r², ये करेक्ट है। छठवां पूछा है आवेश का विमीय सूत्र है, ये ऑप्शन तीसरे में दिया है AT। कैसे आया है ये, विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर, त्रिक गुणा कर दो, Q बराबर I इंटू टी। आई का A होता है एम्पियर और T का होता है कैपिटल T। वैसे एम्पियर नहीं है, विमीय सूत्र का संकेत है। समझ गए बच्चों, नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक सकते हो, ये अच्छी सुविधा है। हमारी साइंस को सलाम करना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों के मंदिर बननी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, है ना। डॉक्टरों के भी मंदिर बननी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, उनकी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना बढ़िया बना दिया वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने, कि घर बैठे 10 बार सुन लो वही लेक्चर। नहीं तो सुन पाते क्या हम 10 बार। एक बार क्लास में आए, छूट गया तो दिक्कत थी, ठीक है। यूट्यूब को भी हमारा सलाम, है ना, मार्क जकरबर्ग को भी यहाँ से सैल्यूट। अब क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो 3 अंकीय प्रश्न है, विद्युत आवेश के गुण लिखिए। तो आवेश के क्या गुण होते हैं, चलिए सुनाता हूँ, राम कथा सी सुनाता हूँ, है ना। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ, विद्युत आवेश के गुण लिखिए। चलिए, आवेश एक अदिश राशि है, हो गया।
आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। आवेश गति से अप्रभावित रहता है, 7 बता दिए हैं, ठीक है, रिपीट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अगला कूलाम का नियम लिखिए तथा इसके आधार पर एक धनावेश की परिभाषा लिखिए, ठीक है। कूलाम का नियम सुनो सबसे पहले। अब इनको ये लिखना चाहिए था स्थिर विद्युत में कूलाम का नियम लिखिए। कूलाम का नियम तो चुंबक में भी होता है, ठीक है, विद्युत में बता रहा हूँ। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय रूप में कैसा? आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो आवेश हैं, बस ये बिंदु आवेश होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, ठीक। अब अगर इनके बीच में वायु या निर्वात ले लें तो 1/4πε0 आएगा। वायु या निर्वात ले लें तो, ठीक है। अब यदि Q1 Q2 को हम बराबर ले लें, R को 1 मीटर ले लें और बल को ले लें 9 × 10⁹ न्यूटन, और इसका मान कितना है बेटा? 9 × 10⁹ और इसका 9 × 10⁹ होता है Q²/1। सब कट गया, क्या आया? Q = 1। इसी को परिभाषा में डालना है। सुनिए परिभाषा। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु अथवा निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थिर रहकर एक दूसरे पर 9 × 10⁹ न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो उनमें से प्रत्येक आवेश एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश होता है। एकांक आवेश की परिभाषा हो गई, कूलाम का नियम भी हो गया। वीडियो को रोक के दोबारा सुन सकते हो। विद्युत बल रेखाओं के गुण लिखिए। विद्युत बल रेखाओं के गुण, क्या गुण पाए जाते हैं? नंबर 1, ये खुले वक्र होती हैं, मतलब ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पर खत्म होती हैं। धनावेश के लिए इनकी दिशा त्रिज्यीय बाहर की तरफ और ऋणावेश के लिए इनकी दिशा त्रिज्यीय अंदर की तरफ होती है। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कौन की? बल रेखाओं के, विद्युत बल रेखाओं के, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। जहां पर ये सघन होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का परिमाण प्रबल होता है, विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है या विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज़्यादा होता है। मतलब प्रबल विद्युत क्षेत्र में ये सघन होती हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में विरल होती हैं। विद्युत क्षेत्र अगर ऐसी हैं बल रेखाएं, तो ये देखो यहाँ पास पास हैं और यहाँ दूर दूर हैं। पास पास हैं तो इसका अर्थ ये है, पास पास हैं तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम है, ठीक। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। दो बल रेखाएं, दो अथवा अधिक बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं संभव हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र यूनिक होता है, जैसे अपनी कोचिंग का नाम यूनिक है, ऐसे विद्युत क्षेत्र यूनिक होता है, मतलब उसकी एक बिंदु पर दिशा एक ही होती है, तो ये काट नहीं सकती कभी भी, ठीक। फिर अगर अपन कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लें जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है, तो ये क्या होती हैं? धनावेश से शुरू होंगी, ऋण पे ख़त्म होंगी, ठीक है। अगर बनाई जाए तो इस टाइप की बनेगी, इस टाइप की बनेगी, इधर से निकल निकल के ऐसी बनेगी, ठीक। तो जो द्विध्रुव की लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिससे सिद्ध होता है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक गुण यह हो गया। और द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत ये फैलने का प्रयास करती हैं, जो कि यह दर्शाता है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करती है, ठीक। ये कहाँ से आया है? फाई बराबर ES cos थीटा सूत्र पढ़ा ना अपन ने। ये परिभाषा क्या है विद्युत फ्लक्स की? किसी बिंदु से अभिलंबवत, किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या। अब थीटा का 0 हो जाए, 0 तब होगा जब ये लंबवत होगा पृष्ठ, तो ये cos 1 हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल तो 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र बराबर है,
और फ्लक्स यानी क्या, विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, मतलब एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। ठीक, तो ये खूब सारी हो गई है ना, करीब 10 हो गई होंगी, कम से कम हो सकता है 10 से ज़्यादा ही हो गई होंगी विशेषताएं विद्युत बल रेखाओं की। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, विद्युत बल रेखाओं की 10 से ज़्यादा विशेषताएं हो गई। चलो आगे, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विभव सूत्र लिखिए। सुनिए जल्दी जल्दी। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके विद्युतीय प्रभाव को अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल फील्ड। फिर मात्रक और विभव सूत्र, तो वास्तव में इन्हें जो विद्युत क्षेत्र बोला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला है ना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी सुनिए आप ध्यान से, और वो लिखना पड़ेगी यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। हाँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किए गए स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो ई बराबर हो गया F/Q0, ये परीक्षण आवेश है। मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम, ये मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। एक और होता है इसका वोल्ट प्रति मीटर, कहीं पे आए तो इसको भी लिख लेना। और पूछा है विभव सूत्र बताइए। विभव सूत्र देखेंगे, बल का विभव सूत्र होता है बच्चों mLT-2 और आवेश का होता है AT। तो mLT, एक ये है, ऋण 2 जुए हैं, तो ये कितना हो गया -3, और A एक नीचे है ऊपर जाके हो गया, तो ऋण 1 हो गया। ये क्या है बच्चों, E है। आ गया। फिर विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। मैं अभी पहले ही बता चुका हूँ, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। पृष्ठ के अंदर की ओर आने वाला विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, जबकि पृष्ठ से बाहर जाने वाला विद्युत फ्लक्स धनात्मक लिया जाता है। हो गया। और किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है, और नीचे ये सूत्र लिख देना। ठीक है, मात्रक लिखना हो तो ऐसा ही मात्रक भी लिख दीजिए, न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, मात्रक भी हो गया। चलो हो गया भाई। अब आए दीर्घवृत्तीय प्रश्न, यानी 5-5 नंबर वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न आए बच्चों, 5 अंक वाले प्रश्न आ गए। 5 वाले आ जाओ, कौन कौन से हैं भाई, जल्दी तो नहीं बता रहे हम भाई, रिवीजन के हिसाब से बता रहे हैं, इसलिए जल्दी बता रहे हैं। जिन लोगों ने एक भी बार नहीं पढ़ा हो तो वो 2-2 बार समझ लो, स्लो कर लो वीडियो को थोड़ा। ठीक, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसके कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ऐसा नहीं आएगा पेपर में, एक आएगा कोई, या तो अक्षीय स्थिति का आएगा या निरक्षीय स्थिति का आएगा, इसमें 2-2 एक साथ पूछ लिए। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक, किसे कहते हैं, समान परिमाण के 2 विजातीय आवेशों को जब कुछ दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब समान परिमाण के विजातीय आवेशों के अल्प दूरी पर स्थित होने के कारण निर्मित निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे NaCl ले लो आप, विद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस है, चिपक गया है ना। मान लो जो Na है, जो Cl है, उल्टा ले लो, Na छोटा होता है, Cl बड़ा होता है, ये Cl है, लेकिन आवेश इस पे जितना है उतना ही इस पे हो, विजातीय आवेश है, इस पे प्लस ही है, इस पे माइनस ही है, एक दूसरे से खिंच गए, बंध गए। तो फिजिक्स में हम विद्युत द्विध्रुव को ऐसे दर्शाते हैं, एक माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं, एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक, अब इनने पूछा है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए और निरक्षीय में भी निकालिए। कीजिए कीजिए लिखा है, देखो कीजिए ऐसा होता है ना, इनने लिखा है कीजिए,
है ना, बड़ा दिमाग खराब है ना। मध्य प्रदेश सरकार के इतने बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ पर बैठ के इसको लिखते हैं और अशुद्ध लिखवा देते हैं। दर्द नहीं होता आप लोगों को, मुझे तो होता है। इसीलिए सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना। जितना काम उतना दाम, है ना। हाँ तो सुनिए, अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालने अपन पहले क्वेश्चन को क्या पढ़ लें, अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में कैसे निकलेगी भाई बताइए। ये वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, 2L है, इसकी लंबाई मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, बड़ा लिख दें थोड़ा। और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, दक्षिण से उत्तर नहीं, चुंबक में होता है, ऋणावेश से धनावेश की तरफ होता है। अक्षीय स्थिति में एक बिंदु C है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जे काय के कारण, इस पूरे द्विध्रुव के कारण, मध्य बिंदु O से r दूरी पर है ये बिंदु, ठीक है। तो प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता कहाँ आएगी, बाहर को आएगी, जे वेक्टर E1 हो गया। माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता कहाँ को आएगी, अंदर को आएगी, ये वेक्टर E2 हो गया। तो इस पर कुल तीव्रता कैसे निकाली जाएगी फिर बताइए। तो पहले तो निकालना के इकाई के कारण प्लस Q आवेश के कारण, तो KQ बटे दूरी का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। अब आप बताइए चित्र में OC कितनी R है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। AB कितनी है, 2L है। OA और OB दोनों कितने हैं, LL हैं। BC कितना होगा बच्चों, R माइनस L। BC कितना होगा, टोटल R में से L माइनस कर दिया। AC कितना होगा, R प्लस L। ये AC है, ये R है, इसमें L प्लस हो गया, क्लियर। ये आ गया KQ अपॉन BC का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये किस दिशा में आ रहा है, B से C की दिशा में, वेक्टर BC के अनुदेश। इसी प्रकार E2 मतलब ऋणावेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूरी कितनी हो गई, R प्लस L, आवेश वही है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसके लिए। ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये किस तरफ है बच्चों, ये अंदर की तरफ है, C से A की तरफ, तो वेक्टर CA के अनुदेश। अब एक इधर है एक इधर है, तो फाइनल आंसर किधर है, फाइनल आंसर इधर है। क्यों, ये बड़ी है तीव्रता, ये छोटी है तीव्रता। तो स्पष्टता, भाषा सुनिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। स्पष्टता बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, ये कहलाएगी अक्षीय स्थिति की, तो E1 माइनस E2, ठीक। आप समीकरण 1, 2 व 3 से इसका मान और इसका मान वहाँ पे भर दीजिए। ये कॉमन आ रहा है, देखो KQ कॉमन आ रहा है, KQ कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R माइनस L का स्क्वायर, 1 अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, क्लियर। एलसीएम क्या आया, K क्या है यहाँ पे, K सब जगह है भाई, अगर बाई निर्वात है तो 1/4πε0 है, ठीक। K का मान आप लोग लिख लेना। एलसीएम ले लिया हमने, R माइनस L का होल स्क्वायर और दूसरे कोष्टक में R प्लस L का होल स्क्वायर। ये इधर गया, ये इधर गया, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ये KQ, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A प्लस बी इंटू A प्लस बी इंटू R प्लस L, A माइनस बी माइनस R प्लस L अपॉन क्या आया, जे अंदर A प्लस बी A माइनस बी है, तो ये हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इधर से L कैंसिल हो गया बेटा, इधर से R कैंसिल हो गया, क्या बचा, K इंटू Q इंटू 2R इंटू 2L, R प्लस R 2R, L प्लस L 2L। नीचे आया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या होता है, Q इंटू 2L होता है बच्चों P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मालूम है ना। तो इधर भर देते हैं हम P, तो K P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वैसे तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता का सूत्र यही है असली, लेकिन इसमें कंडीशन डाल देते हैं। कंडीशन क्या, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो, अर्थात क्या हो, जो L स्क्वायर है जो बहुत छोटा हो R स्क्वायर से, तो इसलिए L स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, नगण्य मान लेंगे, छोड़ दो। तो EA बराबर क्या आया, K P इंटू 2R अपॉन R पे 4 की पावर,
अब एक आर कैंसिल हो गया यहाँ से, तो अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या आई बच्चों, बता दो बेटा, यहीं लिख दें, K इंटू 2P/R3, यही अभीष्ट व्यंजक है। इसकी दिशा कहाँ को कहाँ है, ऋणावेश से धनावेश की ओर अक्ष के अनुदेश, या ऐसे बोलें कि वेक्टर P के अनुदेश। समझ में आ गया बच्चों। तो ये 5 नंबर का यही कंप्लीट क्वेश्चन है। उन्हें तो गलती से दे दिया कि अक्षीय में निकालिए, निरक्षीय में निकालिए। निरक्षीय का भी समझ लो, निरक्षीय का अलग क्वेश्चन है। निरक्षीय स्थिति में पूरा फुल क्वेश्चन अलग बनता है, वो भी पूछा जाएगा, ठीक। तो लेकिन पूछा कोई एक जाएगा, या तो अक्षीय पूछेंगे या निरक्षीय पूछेंगे, ठीक। चलो निरक्षीय स्थिति में भी समझ लो, सारे समझ लो भाई, है ना। एक बार फिर से पढ़ लो, साल भर तो पढ़ा ही है अपन ने, है ना। जो लोग क्लास रेगुलर पढ़ रहे हैं उनने साल भर से पढ़ा है, लेकिन सब लोग इन वीडियो से भी पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम 2 बार पढ़ा रहे हैं तो आप 2 बार पढ़िए, हम 3 बार पढ़ा रहे तो आप 3 बार पढ़िए। तो आ जाओ, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता ले लें। अभी वही क्वेश्चन चल रहा है, कौन सा, पहला वाला क्वेश्चन चल रहा है, ठीक। हाँ, -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है, जे है विद्युत द्विध्रुव AB। इसकी लंबाई है 2L, मध्य बिंदु है O। निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु C है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता कर रही है। तो धनावेश के कारण आएगी तीव्रता बाहर की तरफ, ऋणावेश के कारण आएगी अंदर की तरफ। ये E1 हो गई, ये E2 हो गई, ठीक। चित्र में OC कितना है, R है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों थीटा थीटा होंगे। कारण इसका क्या है कि जो AC है और BC है ये दोनों बराबर हैं, तो किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते, इसलिए बराबर हुआ। इसके 2 कंपोनेंट निकाल देंगे हम, एक ऊपर जाएगा एक इधर जाएगा, इसके भी 2 निकाल देंगे, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। थीटा ये है तो थीटा ये रहेगा, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और इस दिशा में जो आ रहा है ये E1 कोस थीटा, और इसके कारण ये एंगल इधर, एकांतरता के कारण ये इधर, तो ये आएगा E2 कोस थीटा, और नीचे आएगा E2 साइन थीटा। अब ये आवेश बराबर हैं, दूरियां भी बराबर हैं, तो जितना ये है उतना ही ये है, इसलिए ये दोनों कैंसिल कर देंगे, क्योंकि परिमाण में बराबर और परस्पर विपरीत दिशाओं में एक ही क्रिया रेखा के अनुदेश हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं बच्चों कि बिंदु C पर जो कुल तीव्रता आ रही है इन दोनों को जोड़कर आ रही है, ठीक है। तो स्पष्टतः बिंदु C पर कुल तीव्रता बराबर क्या आ रही है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक। अब चूंकि E1 कितना है बच्चों बताइए, KQ डिस्टेंस स्क्वायर, E1 दूरी कितनी है, ये BC स्क्वायर, तो BC कितना है भाई, BC का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जे L होगा ना आधा, तो इसका स्क्वायर रूट BC है ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जे है E1 और जे ही आएगा E2। तो E1 E2 दोनों के मान यहाँ पर रख दें, तो बिंदु C पर कुल तीव्रता जो आ रही है उसको EE कह दें। इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछली वाली एक्सियल पोजीशन थी तो A फॉर एक्सियल, E फॉर इक्वेटोरियल, निरक्ष पर। ये दोनों मान उठा के यहाँ पे भरते हैं तो क्या आ रहा है, E बराबर बताइए, KQ/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा प्लस KQ/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोस थीटा। 2 बार हो गई वही की वही चीज़, तो इसको मिटा के इंटू 2 कर लें हम यहाँ पे, अगला स्टेप है ये। अब चूंकि कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, तो OB बटे BC, OB है L और BC है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये है वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब है 1/2 की घात, ठीक। तो ये क्या आ गया, KQ/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू 2 इंटू L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का वर्गमूल, वर्गमूल यानी 1/2 की घात। तो Q इंटू 2L बन गया ऊपर, Q इंटू 2L होता है बच्चों P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मालूम है। अब ये क्या बन गया, KP/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पे 1 की घात J, आधे की J हो गई 1.5 की। ये आ गई निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, असली सूत्र यही है। अब यदि हम कहें कि L स्क्वायर बहुत छोटा है R स्क्वायर से,
तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, इसलिए ई क्या आ जाएगा बच्चों, के पी अपॉन आर क्यूब। दिशा कहाँ से कहाँ होगी, वैद्युत द्विध्रुव कोण इधर होता है, जो इधर आ रहा है, तो वेक्टर पी के प्रति समांतर एंटी पैरेलल है ना, इधर होता तो समांतर कहलाता, ये प्रति समांतर है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन जिसको वो 5 नंबर का कह रहे थे, वास्तव में वो क्या था, 5 नंबर का नहीं था, वो कितने का था, 10 नंबर का था, है ना, 2 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के। चलो भाई, अब सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। गॉस प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। गॉस प्रमेय क्या कहती है भाई, क्यों, इसके लिए आप लोग हमारे पुराने वीडियो देख सकते हो, है ना। अगर आपको बहुत विस्तार से समझना है तो पुराने वीडियो जो प्ले लिस्ट के अंदर स्थिर विद्युत है उसमें 13-14 लेक्चर्स हैं, तो उसमें कहीं देखो 6वें 7वें लेक्चर में आ रहा होगा गॉस प्रमेय वगैरह, और अच्छे से मिल जाएगा। चलिए बता दे रहा हूँ, इसका प्रश्न क्रमांक जो 2 है, ये कह रहे हैं गॉस प्रमेय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बॉस प्रमेय बोलता हूँ, बॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या कह रहे हैं, गॉस नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। क्या है भाई ये गॉस प्रमेय, इस प्रमेय अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का कुल मान पृष्ठ के अंदर वायु अथवा निर्वात में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर ऐसा होता है वास्तव में क्यू एन क्लोज, तो इसको लिख लें हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये है गॉस प्रमेय, इसको सिद्ध करना है तो मैं 2 बार करवाता हूँ, एक सममित पृष्ठ के लिए, एक असममित पृष्ठ के लिए। चलो एक ही बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को, सममित पृष्ठ के लिए सबसे सरल, सममित पृष्ठ के लिए मतलब हेतु। ठीक, मान लीजिए एक कोई धनावेश है प्लस क्यू बिंदुओं पर रखा है, ठीक है, बिंदुओं पर नहीं, वास्तव में ये एक गोले के केंद्र पर रखा है, बिंदु ओ है गोले का केंद्र, ठीक, गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर, गोले के पृष्ठ पे हमने एक बिंदु पी लिया, तो बिंदु पी पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ को आएगी, बाहर को, और जो गोले का पृष्ठ है, पृष्ठ की दिशा लंब की दिशा में होती तो त्रिज्या की दिशा में, तो ये भी यही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है। और यहाँ पे एक छोटा पृष्ठ अगर हम ले लें, क्या ले लें, ds ले लें मान लो, तो उस ds की दिशा भी कहाँ को होगी, यही की होगी। अल्प पृष्ठ अगर ले लें हम यहाँ, तो यहाँ अगर छोटा सा पृष्ठ ले लें तो उसकी दिशा कहाँ को होगी, बाहर को होगी। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम बच्चों, ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री है, दोनों एक ही दिशा में है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ई डी एस, इतना समझ में आया। अब E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है r दूरी पर। ठीक, इसको भर दीजिए तो डी फाई आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर डी एच। इसलिए पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो है, इस फ्लक्स को हम समाकलित कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, बंद पृष्ठ पर पृष्ठीय समाकलन कर देंगे। ठीक है, ये मान भर दीजिए फिर 1/4πε0 Q/r स्क्वायर डी एस, ये सब बाहर आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर ये बचा डी एस। अब चूंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बच्चों, डी एस, ये होता है 4πr स्क्वायर, इसलिए फाई बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 Q/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर सब कैंसिल कर दो, क्या बचा Q/ε0। व्हाट इज दिस, ये गॉस प्रमेय है बच्चों। हम असममित पृष्ठ के भी लेकर आते हैं, ये चपटा अपटा कर दें तो आप उसमें जाके देख लो, स्थिर विद्युत के जो अपने प्ले लिस्ट के अंदर वीडियोस हैं उसमें जाके देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है,
गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। अरे वाह, गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम ज्ञात कीजिए। आ जाओ भाई, करे देते हैं अपन, है ना। हाँ, गॉस प्रमेय से कूलाम का नियम, आ जाओ। मान लो कोई दो आवेश हैं, एक Q है और एक Q0 है, R दूरी पर रखे हैं। इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है और दिशा बाहर को होगी, ठीक। अब गॉस प्रमेय की सहायता से पहले तो हमें निकालेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। इसके लिए गॉसीय पृष्ठ की रचना करनी पड़ेगी। गॉसीय पृष्ठ कैसा होता है बताइए भाई, गॉसीय पृष्ठ कैसा होता है? एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है जो दिए गए आवेश वितरण के पहला सममित हो और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो। तो ये गोला बना लिया r त्रिज्या का हमने, इसकी दिशा आ गई बाहर को, ठीक। गोले के पृष्ठ की दिशा त्रिज्या की दिशा में, ठीक। अब गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है ये क्या होता है? ES cos थीटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है और गोले का पृष्ठ कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। cos 0 का मान 1, तो ये आ गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इस गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमने निकाल दिया गॉस प्रमेय से। कैसे निकाल दिया बच्चों? गॉस प्रमेय से। ये क्या है? गॉसीय पृष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं गॉसियन सरफेस। परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्या होता है? Q/ε0 होता है यही फ्लक्स। समीकरण 1 और 2 से आप देखिए कि फ्लक्स आपने इधर निकाला है, फ्लक्स से यहाँ निकाला है, तो ये क्या आएगा? हमने कहा समीकरण 1 व 2 से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q/ε0, इसलिए E बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर। ये तो E आया। अभी अगर पेपर में आता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए गॉस प्रमेय की सहायता से, तो क्वेश्चन यहाँ रुक जाएगा। लेकिन अगर आया कूलाम का नियम जैसा आया तो अभी 2 स्टेप और आगे बढ़ेगा। कैसा? Q0 पर Q के कारण जो बल लगेगा वो F बराबर कैसे आएगा? Q0 इंटू E से। ये भी कैसे आया है? E बराबर होता है F/Q0, होता कि नहीं? E बराबर होता है F/Q0। तो E कितना है? ये है E, ये है, इसमें भर दो, Q0 है ही, तो ये हो गया 1/4 पाई ε0 Q इंटू Q0/r स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये यही कूलाम का नियम है। Q1 Q2 लिखा रहता है उसमें, यही कूलाम का नियम है। सिद्ध हो गया बच्चों। अब एक चौथा क्वेश्चन है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए और यह दूरी के साथ किस प्रकार प्रभावित होता है। अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दूरी का क्या इफेक्ट पड़ता है ये कह रहे हैं। चलिए आइए, ये बना ली हमने अनंत समतल एक समान रूप से आवेशित कोई चादर, बना ली अनंत समतल चादर। इससे r दूरी पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये तो आएगी बाहर को। ये चादर है, यहाँ पे चाहिए तीव्रता, इसके लिए हमने एक इसका प्रतिबिंब बिंदु लिया इस तरफ, दूसरी तरफ, तो बिंदु P का एक प्रतिबिंब बिंदु लिया P डैश, तो इधर तीव्रता होगी इधर को, और PP डैश को अक्ष मानकर, ये सीधा होगा, स्केल से लाइन खींचेगी, है ना। PP डैश को अक्ष मानकर, PP डैश को अक्ष मानकर एक लंब वृत्तीय बेलन की रचना कर ली। कैसे बेलन की रचना? लंब वृत्तीय। तो उसका एक पृष्ठ ये है, S1 है मान लो, एक पृष्ठ ये है वृत्तीय पृष्ठ, JS2 है, एक इसका वक्र पृष्ठ है, JS3 है। अब विद्युत क्षेत्र इधर को है, वक्र पृष्ठ ऊपर को है, तो बेलन ये पेन है, इसमें से घुस जाए ऐसा, तो विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसा और ऐसा, तो इसके वृत्तीय पृष्ठ में से गुजरेगा, इधर से गुजरेगा, लेकिन इससे नहीं गुजरेगा। तो ये हो गया हमारा गॉसीय पृष्ठ। क्या हो गया बच्चों?
गॉसीय पृष्ठ हो गया, और इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है तो 3 तरह से निकलेगा ये फ्लक्स। ठीक है, अब फ्लक्स का सूत्र होता है ES cos थीटा। अब S1 S2 परिमाण में हमने मान लिया A, क्षेत्रफल A है बेलन का, कितना क्षेत्रफल है A है, और इसका जो घनत्व है वो लैम्डा है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय आवेश घनत्व सॉरी सिग्मा मान लिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व आवेशित चादर का। अब ए क्या आएगा, E1 S1 cos 0 डिग्री, E2 S2 cos 0 डिग्री, और जे आएगा E3 S3 cos 90 डिग्री। तो ये तो खत्म हो गया। और E1 E2 वास्तव में परिमाण में बराबर हैं, बराबर दूरी पर है, तो E1 E2 तो होगा A। S1 का मान A है, S2 का मान भी A है, cos 0 का मान 1 और J 1, तो ये आ गया ऐसा, cos 90 का मान 0, तो ये हो गया। ये आया बच्चों 2EA। ठीक, पर ये हो गया समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय यानी GT से, गॉस थ्योरम से, गॉस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, गॉस प्रमेय कहती है कि जो फ्लक्स का मान होता है जे इसके अंदर उपस्थित आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब इसके अंदर कितना आवेश है, मान लो ये इतना क्षेत्रफल इसमें से घुस गया है बेलन, तो इतनी जगह का पूरा आवेश ले गया कि नहीं ले गया। एकांक आवेश पे, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश है सिग्मा, तो क्षेत्रफल A पर आवेश कितना होगा, सिग्मा इंटू A होगा, तो ये होगा सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्या कहा हमने, समीकरण 1 व 2 से 2EA बराबर सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A कैंसिल, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक आया, तो दूरी से किस प्रकार निर्भर करता है, तो J लिखोगे R से स्वतंत्र या R पर निर्भर नहीं करता। और इसके लिए अगर ग्राफ खींच दें हम, E और R के बीच में ग्राफ खींच दें, तो दूरी पे निर्भर नहीं करता, मतलब सब जगह एक समान होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया। तो ये स्थिर विद्युत का एक अध्याय अपना हो गया है ना, जैसे उसका हो जाता ना कथा में, इति श्री रेवाखंडे है ना प्रथमो अध्यायो। ठीक, चलो, तो विभव और धारिता वाला जो है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर देते हैं। आप लोग इस लेक्चर को पूरा देख लो, समझ लो। अगर जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो स्पीड बढ़ा लिया करो, उसकी 1.5 गुनी स्पीड कर लो, 2 गुनी स्पीड कर दो, चट 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 सुन लो, है ना। ठीक है बच्चों, और सब लोगों को कसम चढ़ी है पूरा रिवीजन आप करोगे, हम पूरा करवा रहे हैं, आप पूरा रिवीजन करोगे। ये घर पे ही बैठ के करना है ना, इसके लिए क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आप घर में बैठ के 15-20 मिनट पढ़ लो, सुन लो लेक्चर को, और 8 लेक्चर में 10 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं नई क्लास में।